टोंट बोलते हैं, जैसे ताना बोलते हैं, वो नहीं लगेगा। क्योंकि पहले खट्टर साहब को गाली देते थे, पीएम मोदी को गाली देते थे। भाजपा सरकार किसानों की चाहता नहीं है, आज वो चाहता कैसे हो जाएगी, इस पे क्या कहोगे आप? देखो, हमने अपने दम पे 56,000 वोट लिए थे और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे में शामिल हुए हैं जी तो हमें उससे मजबूती तो मिलेगी। जी यही है। अरे टोंट वाले ये तो कोई मत, ये तो हालात और परिस्थिति करवाते हैं किसी नेता के या किसी कार्यकर्ता के। वो हालात को देखते हुए मैडम ने भाई ज्वाइन करी है, तो उस विषय में तो क्या, हम तो ये, हमारे तो नेता हर बार बोलते हैं भाई नए पुराने कुछ नहीं है, उनको भी शामिल करना है, हमने आगे लेकर के बढ़ना है। ये देश कैसे मजबूत हो वैसे हमने काम करना है। मेरा देश मेरा गांव की तरफ से सभी को नमस्कार, और सभी को इंडिपेंडेंस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारे साथ कैरू के मंडल अध्यक्ष तोशाम विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है प्रदीप तंवर। तो सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। आपके दर्शकों को और पूरे देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं जी। तो सर, अब बिगुल बज गया है, जी इलेक्शन आ गए हैं, 1-1.5 महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी, और तो शाम की हॉट सीट भी रही है। इसमें मैडम किरण चौधरी पहले कांग्रेस में भी रही है, जी। और अब वो पार्टी उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है। तो बीजेपी सरकार, इसका मतलब तो अच्छा है, तो उन्होंने ज्वाइन करी है। तो आप मंडल अध्यक्ष भी रहे हो, साथ में आपके पास जिला परिषद का भी दायित्व है। तो आपने मंडल अध्यक्ष होते हुए आपने कैरू मंडल में क्या क्या काम करवाए? देखो, मैंने 2020 के अंदर ये कार्यभार संभाला था मंडल अध्यक्ष का, जब पूरी पार्टी ने मेरे को ये मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। उसके बाद में आपने ध्यान हो 7 मार्च 2020 को एक कैरू के अंदर रैली हमारे मनोहर लाल जी खट्टर जी एज दूसरी बार जब सीएम बने थे, पहली रैली पूरे हरियाणा में, पहली रैली एक कैरू के अंदर रखी थी जी उसमें अनेकों काम थे। हम विपक्ष में, यहाँ हमारा विधायक न होने के कारण भी, यहाँ मैं आपको कैरू मंडल के मतलब काम बताऊंगा कि हमने यहाँ क्या क्या किया है। हमने 7 मार्च 2020 में जो घोषणाएं हुई थी उस पे कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी लिंक रोड हैं जी हमारे कैरू मंडल में, जी चाहे वो अपने गांव से ही लगा लो आप, ले गया से दादी सती तक रोड बनाया, उसके बाद ले गया से केरपुरा वाला रोड बनाया, ले गया से ढाणी माऊ तक का रोड बनाया, जी ले गया से भानगढ़ का रोड का भी काम चल रहा है, जी और जैसे टिटाणी से ललाना का रोड का काम चल रहा है, धोवानी से कुसुम्बी रोड का काम चल रहा है। वहाँ वो परिषद के अंदर अब लालावास से लेके चंदावास का रोड का काम चल रहा है। मतलब मैं आपको इतने, अपने ढाणी ये आसन तक वह काम चल रहा है, ढाणी प्यारी तक काम चल रहा है। एक रोड अभी बाकी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जितवान बाग से जो ढाणी माऊ तक रास्ता है वो अभी पेंडिंग है, उसका भी जल्दी है। ये कारण क्या है, कुछ ये परिषद के अंदर, जिला परिषद के अंदर आ गए थे, उसके कारण कुछ, अब आपको हालात का पता है कि वो भी रोड बना होता, कुछ हमारे जो चेयरमैन है वो कुछ पार्टी, उन्होंने अनेक कारण रहे होंगे, उन्होंने पार्टी तो उस वजह पैसा रुका हुआ है, तो उसके कारण वो रोड नहीं बन पाया है। अभी बन जाएगा, जल्द बात हुई है। पीछे सांसद जी भी आए थे, उनसे भी बात करी थी कि रोड, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है शायद इस महीने के लास्ट में या चुनाव के बाद में बन जाएगा, मतलब सारा काम प्रोसेसर में। अच्छा, तो अब पार्टी का क्या रुझान है कि भाई अब की बार ये हो रहा है कि भाई हरियाणा मांगे हिसाब? दीपेंद्र हुड्डा ने कैंपेन चला रखा पूरे हरियाणा में, और वो जो 90 सीटें विधानसभा की, वो हर विधानसभा में जा रही हैं। तो ये मां कह रहे कि भाई हम बीजेपी से 10 साल का हिसाब मांगेंगे। तो किस चीज का हिसाब मांग रहे हैं, ये बात बता सकते हो आप? देखो, हिसाब से तो हम मांगेंगे उनसे। हम जब भिवानी जब शुरू होता था तो उन्हें पाकिस्तान का बॉर्डर बना रखा था। हमारे उनसे पूछना चाहेंगे, हमारे बच्चे जब अब बिना खर्ची बिना पर्ची के, आपको पता होगा पीछे भी एसआई के सबसे ज्यादा तोशाम में एसडीएम के भर्ती हुए, अनेकों भर्तियां हो रही हैं। अपने गांव में भी 40-45 अनेकों गांव में
ऐसा गांव नहीं मिलेगा आपको 50-60 नौकरियां। वो हुड्डा के राज में जो पैसों से और सिफारिश से नौकरी मिलती थी, वो हम हिसाब मांगते कि वो हमारे 10 साल में पीछे कहाँ नौकरी हमारी खा गए, एक विकास नहीं होया। वो एक आज तक मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि कैरू के अंदर कॉलेज भाजपा सरकार ने बनाया, अनेकों स्कूल बनाए हैं और पीएम श्री के स्कूल बने हैं हमारी सरकार में, रोड तो बने ही हैं। मैं कहता हूँ अनेकों काम करे, हम मांगते हैं। हमने ये कहते हैं कि इन किसानों का वो व्यवहार गलत किया है, हम कहते हैं हम किसानों का आय दोगुनी की है। अब बाजरे को कोई नहीं पूछता था, 250 से 2600 बाजरा बिक रहा है, गेहूं को कोई नहीं पूछता था, और सरसों को आपको पता है कि 3027 रुपये से कभी नहीं थे, आज एमएसपी पे आज। और एक हमारे सैनी साहब मुख्यमंत्री जी ने एमएसपी के लिए सभी फसलों पे एमएसपी, एक पहला राज्य बना है कि सभी फसलें एमएसपी पे खरीदे जाएंगे। एमएसपी के लिए किसान वो कर रहे थे। आप एक पहले ये बात बता दो, पहले बिजली और पानी के लिए इतने धरने होते थे, आज एक भी धरना ये बता दो कि बीजेपी सरकार में बिजली और पानी के लिए कोई धरना हुआ हो। तो हम ही साफ मांगते हैं कि हमारे 10 साल को हमें पीछे ले गए, और यहाँ हमारा विधायक नहीं होते भी कितने करोड़, आप आरटीआई लगा के पूछो आप, और उनके राज में पूछो आप कितने रुपए लगे हैं। तो ये मैं आपसे उनके दीपेंद्र हुड्डा से आह्वान करता हूं कि हमें पहले तोशाम में आए तो उससे पहले हिसाब लेके आए कि हमारी सरकार में इतना तोशाम के अंदर पैसा लगा था और बीजेपी के अंदर पैसा लगा, वो नहीं बताते, वो ऐसे ही गुमराह करते हैं। पीछे भी उसको संविधान का दिखा करके, जात पात का दिखा करके वो अवहेलना वो की थी, उसमें वोट कांग्रेस ने लेने का काम किया है। पर अब जनता समझ चुकी है, कांग्रेस को बेदखल करें, हम तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएंगे। तो आपने एक बात बोली कि भाई भिवानी आता तो उसको बॉर्डर मतलब कैसे बॉर्डर बता रहे हो आप? बॉर्डर ये होता है, पीछे 4 लेन रोड होता था, हमारे यहाँ गड्ढे इतने गड्ढे होते थे, पता चल जाता था कि भिवानी जिला है। बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती थी, कोई लिंक रोड से भी, वहां से रानीला की तरफ मेरे नाने हैं, उधर रानीला खत्म होते संजरवास उसमें आता है भिवानी में, तो आते ही वहां रोड खत्म हो जाता, सिंगल रोड भी। और आज रोड 18-18 फुट के सिंगल रोड भी बन रहे हैं। तो उस टाइम पे तो मैडम किरण चौधरी विधायक थी, तो उन्होंने पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं करवाया? वो कुछ मजबूरियां रही होंगी मैडम की। मैं ये है कि वो मुख्यमंत्री अपने ये दीपेंद्र इसके क्या थे मुख्यमंत्री, हुड्डा साहब होते थे, उनके साथ बताते हैं, उनकी बनती नहीं थी और वो पीछे धकेलने का। और हमारे मनोहर खट्टर जी ने ये नहीं काम किया कि ये मेरे साथ इसकी मंत्री की बनती नहीं है, इस विधायक की नहीं बनती है। मैं आपको पीछे भी बता रहा था, हमारा यहाँ कैंडिडेट हार चुका था, उसके बावजूद भी आप करोड़ों रुपए लगे हैं आपको। ये है नहीं, देखो ये जैसे उस टाइम पे हुड्डा राज था, हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे, तो उस टाइम पे मैडम किरण चौधरी के पास मंत्री का दायित्व होता था। तो अनीता मलिक है जिन्होंने पहले पार्टी बीजेपी में थी, अब पार्टी छोड़ के वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो उनका भी एक कमेंट आया था कि भाई मैडम किरण चौधरी उस टाइम पे दायित्व पे थी, तो उसके पास बजट आता था, वो काम कर सकती थी। तो क्या कारण रहा कि वो काम करवाना नहीं चाह रही थी? अगर उससे हुड्डा साहब उसकी बात नहीं मान रहे थे तो कुर्सी का लालच में कुर्सी पे बैठी रही, इसका पे क्या कहना चाहोगे? ये देखिए दोनों बात हो गई ना। ये कहना चाहूँगा कि अनीता मलिक जी ने चेयरमैन हमारी जिला परिषद की जी काम करवाए, तो मैं उसके पीछे ये भी तो कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार ने बजट दिया जब तो अनीता मलिक ने काम करवाए। काम के लिए नहीं बोला मैडम ने, मैं ये कह रहा हूँ कि काम करवा रही है, ठीक है, अच्छी बात है, विपक्ष में रहेगी तो भी वो चेयरमैन है, उसको जो भी उसका बनता है कोटा वो मिलेगा सरकार की तरफ से। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, आपने भिवानी बॉर्डर की बात करी है, उस टाइम पे मैडम बैठी थी कुर्सी के ऊपर, मंत्री पद था, तो उन्होंने ये कमेंट करा था कि वो कुर्सी के लालच में क्यों बैठी रही उसी टाइम। भाई आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, पहले भी कर सकती थी वो ज्वाइन। तो देखो मैडम ने, लेकिन एक चीज बताइए, जो कांग्रेस के जितने विधायक एमपी एमएलए एक भी बीजेपी का नहीं, सारे कांग्रेस से निकल के आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे, बताओ। तो ये पहले छोड़ के आ जाती, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? अभी तो छोड़नी पड़ी है ना। ये कहते देर सवेर जो आ जाए वो वेलकम है। मैडम जी का भी हम पार्टी के अंदर स्वागत करते हैं। हमने पीछे भी लोहानी के अंदर अच्छा प्रोग्राम किया था मंडल की बैठक में। ये है मैडम का कुछ रही होगी, मैं बात उस बारे में तो वो तो मैडम जी बता सकती हैं कि क्या विफलता रही होंगी, वो काम नहीं हो पाए।
मैडम जी ने भी ठीक ठाक काम करवाए हैं, उनके बावजूद भी फिर वो तो देखो क्या काम रहे, डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाए कांग्रेस की सरकार में, तो मैडम बता पाएगी क्या कारण रहे, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं आपसे बोल सकता। पार्टी आपने कितने टाइम से ज्वाइन कर रखी है बीजेपी? पार्टी अभी मेरे को, मैं 2014-15 में मैं सक्रिय था, उसके बाद मैंने को पदों पर रहा, उसके बाद 2020 में मेरे को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, उसके बाद मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी कब मिली? मेरे को 2020 में मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। उसके बाद मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि पहली बार हमने यहाँ पर बीडीसी का चेयरमैन भाजपा का जिताने का काम किया था। जी। पूरी कांग्रेस ने पूरी ने ताकत झोंक रखी थी, उसके बावजूद भी हमने यहाँ बीजेपी का क्या, हमने दोनों जिला पार्षद के यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट जिताने का काम किया। आज भले ही वो कई कांग्रेस में चले गए, पर हमारे साथी हैं, तो वो भी हम बीजेपी का काम किए हैं। आप एक बात बताओ कि बीजेपी सरकार में हम तो बीजेपी सरकार की बता सकते हैं क्या काम क्या हो। हर 15 किलोमीटर पे कॉलेज बनाने का काम हमारी बीजेपी सरकार ने किया किया कि बच्चियों को कहीं दूर ना जाना पड़े और नहीं जाना पड़े। तो आप एक बात बताइए, जैसे तोसाम विधानसभा का ही हम जिक्र करेंगे, तो इसमें पहले शशि परमार जी प्रत्याशी रहे हैं, कुछ वोटों से वो रह गए थे, उनके प्रतिद्वंदी रहे थे मैडम किरण चौधरी, अब वो उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि किसको टिकट मिलेगी, आप किसके साथ रहना चाहोगे? देखो ये तो शेष नेतृत्व का जो फैसला करेंगे, भाई परमार साहब ने भी देखो पीछे से 5-7 साल से लग रहे हैं, वो भी कोरोना के अंदर। जब यही बात मैं कहना चाहूँगा फिर से कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एक भी फील्ड पे नहीं दिखा, एक भी नेता फील्ड पे नहीं दिखा उस कोरोना काल में, और बीजेपी का हर कार्यकर्ता हर नेता अपने हलके में सैनिटाइजर मास्क और हम परमार साहब की बताना चाहूँगा मंडिया हैं, दलाल साहब भी अपने हॉस्पिटल में आए, हम कैरू के अंदर भी लेके गए, सरवाड़ के अंदर भी लेके गए। जब कोरोना का दौर था तो हमने मंडिया भी अनेकों मंडिया भी लगाने का काम किया, कच्ची मंडी लगाने का काम किया। तो ये है, तो बीजेपी का हर कार्यकर्ता सेवा भाव से अपनी पार्टी के अंदर करता है। हमारा तो यही है, पहले देश उसके बाद पार्टी और उसके बाद हम, ये होता है। और कांग्रेस में क्या होते हैं, पहले हम फिर पार्टी और फिर देश, ये हम विचारधारा पे काम करते हैं, न कि हम किसी नेता के लिए काम करते, न हम किसी के लिए वो काम करते। तो अब ये टिकट किस पे मिलने की वो है और आप किसको सपोर्ट करोगे? देखो हम तो जो कमल का फूल लेकर के आएगा, हम तो उस पे ये है कि पार्टी जिसको भी जिम्मेदारी देगी हम उसके साथ हैं, और तो पार्टी को देखना है कि किसको जिम्मेदारी देती है। तो प्रतिद्वंदी और ये साथ साथ हैं, जैसे एक कोई टिकट मिलेगी, टिकट तो दो नहीं हो सकती तो शाम की पार्टी से, तो मैडम को मिल जाएगी, तो क्या शशि परमार उसको सपोर्ट करेंगे? देखो कार्यकर्ता हैं, वो भी छोटा हो या बड़ा हो, पहले इसमें भाजपा में कार्यकर्ता होते हैं, और कार्यकर्ता तो मेहनत करते हैं, कार्यकर्ताओं के बदौलत हमने पीछे 56,000 वोट लिए हैं। तो ये है कि सब मेहनत करेंगे, एक साथ जुट के मेहनत करेंगे, और अब की बार फिर से मैं आपको कहना चाहता, तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे, और अब की बार यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट तोसाम से जीतेगा। तो इसमें जैसे मैडम भी चुनाव में आने के लिए बोल रही है, श्रुति के दौरे चल रहे हैं, और परमार साहब 5 साल से फील्ड में ही है बीजेपी के नाम से, तो जनता का रुझान ज्यादा किस तरफ रहेगा? भाई शशि परमार की तरफ रहेगा, मैडम की तरफ रहेगा, या फिर श्रुति के पास जब दायित्व ये कह रही कि मैं लेके आऊंगी और मैं यहाँ की प्रत्याशी रहूंगी? देखो शेष नृत्यों ने मैडम को शामिल किया है, जी। और ये तो थोड़ा भाव आ जाता है कि कोई आदमी मेहनत करता है और उसके बाद कोई बड़ा नेता जब आता है तो कुछ मायूसी होती है। फिर कार्यकर्ताओं का आखिर में ये होता है कि हमारे यहाँ के, पहले मैं आपको बता रहा था, हमने पहले देश को देखना है, फिर पार्टी को देखना है, फिर हम सेल्फ को देखते हैं, तो उस भाव से हम काम करते हैं। तो ये है, वो तो शेष नेतृत्व तो किसका फैसला करती है, परमार साहब का फैसला करे या अन्य को दे या मैडम को दे, वो तो शेष नेतृत्व तो
फैसला करेगा। इस बारे में मैं नहीं बता सकता आपको मैं किसका ये है। तो आप एक बात बताइए, चलो ये बात मैंने मान ली कि भाई मैडम लेके आओ, श्रुति चौधरी लेके आओ या शशि परमार लेके आओ टिकट, ज्ञान नहीं भी ला सकता, ये तो ये बात है। अन्य भी लेके आ सकता है। तो इसमें जैसे यहाँ की पब्लिक है वो पागल हो ही रहती है कि भाई मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं वोट उसको करूंगा, मैं मैडम को वोट करूंगा, श्रुति ने ये काम किया है। और अब उन्होंने जैसे बीजेपी और कांग्रेस के जितने वोटर थे, आप जो उनका कंप्रोमाइज नहीं था, तो क्या उनका कंप्रोमाइज होएगा? जैसे वो कांग्रेस के थे वो बीजेपी के लिए आएंगे तो उस पर एक टोंट बोलते हैं, जैसे ताना बोलते हैं, वो नहीं लगेगा। क्योंकि पहले खट्टर साहब को गाली देते थे, पीएम मोदी को गाली देते थे, भाजपा सरकार किसानों की चाहता नहीं है, आज वो चाहता कैसे हो जाएगी? इस पे क्या कहोगे आप? देखो, हमने अपने दम पे 56,000 वोट लिए थे और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे में शामिल हुए हैं जी तो हमें उससे मजबूती तो मिलेगी। जी। यही है। अरे टोंट वाले ये तो कोई ये तो हालात और परिस्थिति करवाते हैं किसी नेता के या किसी कार्यकर्ता के। वो हालात को देखते हुए मैडम ने भाई ज्वाइन करी है, तो उस विषय में तो कहा हम तो ये हमारे तो नेता हर बार बोलते हैं भाई नए पुराने कुछ नहीं है, उनको भी शामिल करना है, हमने आगे लेकर के बढ़ना है। ये देश कैसे मजबूत हो वैसे हमने काम करना है। पार्टी में वोटर्स होते हैं, वोटर्स की अहमियत ज्यादा होती है, वोटर के ऊपर ही कैंडिडेट प्रत्याशी रहता है कि भाई मैं जीतूंगा। तो उनमें अब क्या कॉम्प्रोमाइज होएगा? जैसे एक चीज बताइए, मैडम पहले विधायक थी कांग्रेस की, तो उसके पास विधायकी पावर थी, और अब वो कांग्रेस से छोड़ के भाजपा में आ गई, अब वो प्रत्याशी दोबारा बन रही है, तो उसके जो भी कार्यकर्ता थे वो विधायक के तौर पे मजबूत थे। और आपका जो विधायक है शशि परमार, जब वो मतलब प्रतिद्वंदी से बिछड़ गए थे तो आपके पास इतनी पावर नहीं थी, और आज मैडम फिर दोबारा ले आती है टिकट, तो उसके कार्यकर्ता तो पावर में थे और अब भी पावर में रहेंगे। तो जैसे शशि परमार के जो भी कार्यकर्ता रहे हैं दायित्व को छोड़ के पर्सनल होते हैं, तो क्या वो मैडम के साथ उसी रेस में चलेंगे जैसे शशि परमार के साथ चल रहे? देखो, परमार साहब ये बता सकते हैं इस विषय में, तो हम तो ये है कि एक संगठन परमार साहब तो ये पूरे तोसाम की बताएंगे। आपके पास मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, तो क्या मंडल के जितने भी कार्यकर्ता पर्सनल है तो वो मैडम को सपोर्ट करेंगे, पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किसको करेंगे वो? तो कुछ को तो पार्टी के विषय ये है कि मैं आपने पहले भी बताया था, हम तो यहाँ संगठन का काम करते हैं जी संगठन जिसको सर्वोपरि मान के हम आगे बढ़ते हैं, जी जिसको भी जिम्मेदारी देंगे हम ये है। और रही यहाँ परमार साहब की या किरण चौधरी की बात, जिसको जो पर्सनल वोट है, वो तो देखो वो अपने आप उस टाइम के हालात बताते हैं, तो आज तो हम बता नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। मैं तो ये इतना कह सकता हूँ, हमारे संगठन मजबूत संगठन है, ऐसा कोई बात नहीं। जब मैडम के हमने खिलाफ भी 56,000 वोट लेने का काम किया था, आज तो मैडम हमारे साथ है, तो आपको पता है क्या हालत होंगी। आपको ये कई घूम रहे हैं, कोई दादा के नाम से, कोई और किसी के नाम से, तो ये ऐसे ये चलने वाला नहीं है। आप एक कैंडिडेट ये नहीं बताता कि मैंने ये 5 साल पीछे ये काम किया है, मैं किसी लोगों के दुख सुख में शामिल हुआ हूँ। कांग्रेस का कैंडिडेट एक भी आपको ऐसे नहीं बोल रहा, बस ऐसे ही लोगों को भ्रमित करके कि मैं ऐसे सेटिंगबाज करके मैं यहाँ से चुनाव जीता हूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला। दिल्ली में किसानों का धरना चल रहा था, और तोसाम विधानसभा से जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, मैडम के लगा लो या कांग्रेस पार्टी के लगा लो, उन्होंने दिल्ली कूच करा था, वहां जाके बैठा था, वहां बताया था कि भाई किसान विरोधी सरकार है ये, और वही कार्यकर्ता है आज बीजेपी को अच्छा बता रहे हैं। तो इसमें क्या लगता है आपको? उसमें ये बोल रहे थे कि भाई किसानों की आय दुगनी करेंगे, अब मैडम भी कहने लगी, पहले ये बता रही थी कि भाई ये आय दुगनी नहीं करेंगे, किसानों को मार रहे। देखो, आय दुगनी की नहीं, मैं आपको पीछे भी बता रहा था, हर फसल में दुगने रेट करें। अच्छा एक चीज और बताइए, आपकी मैंने मान लिया कि एमएसपी दे दी उन्होंने, ठीक है, एमएसपी में दे नहीं रहे, हम खरीद भी रहे हैं। चलो खरीद भी रहे हैं। हाँ। जब महंगाई का जिक्र आता है तो महंगाई कम कैसे होगी? देखो, महंगाई जब एक बात बताओ कि एक चीज में कई बार आदमी को यह होता है कि मेरी सरसों तो बिके 7,000, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरे को तेल मिले
30 रुपये लीटर, 30 25 रुपये रुपये। लीटर, बताओ कैसे होगा ये। तो इस पर ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है ना। भी मैडम ने वहां दिल्ली कुछ करवाया था कि भाई फसल का भाव अच्छा होना चाहिए, किसान समृद्ध हो जाएगा, इनकी आय ऐसे दुगनी होगी। तो अब ये दुगनी तो चलो आपने कर दी भाई, मैडम ने आप बोला विपक्ष में होकर, आपने उनकी बात मान ली। अब मैडम ये कह रही है कि भाई क्या नाम लिया कर मैं अब महंगाई को भी कम करूंगी। वो तो मुद्दा रहा नहीं एमएसपी का। तो अब कैसे करोगे इसको कम? महंगाई का तो देखो किसान इब मैडम का और उसका तो कोई बात ही नहीं है। मैडम हमारी विधायक है, अब बीजेपी में शामिल हो गए, तब ये क्या रोड़ा रह गया? अब तो कोई रोड़ा नहीं रहा, बताओ ये। तो मतलब बरकरार रहे हो पब्लिक को, आपको पागल बना के वोट खींचने का ही काम, इसका मतलब तो नहीं। वोट का अगर हम तो अपने बीजेपी के काम बता रहे हैं। एक बात बताओ, पहले लोगों को किसी नहीं, आप टॉपिक से मत भटको। मैं जो चीज पूछना चाह रहा हूँ उस चीज पे बात करो कि भाई आपने फसल का भाव दे दिया 50 रुपए किलो हम खरीदेंगे, और ऊपर से आप कह रहे हो कि हम महंगाई को भी कम करेंगे। तो उसको महंगाई को कम कैसे करोगे ये बताओ ना। महंगाई को कम, जैसे मैं तोसा मलके में आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ कमियां रह रही हैं तोसा मलके के अंदर, अभी कामों की कमियां हैं। जैसे छोटे मोटे कोई उद्योग लगे या कोई आय के साधन बने, तो उससे तो लोगों को राहत मिल सकती है, ये है। तो हो सकते हैं अब की बार ये होगा। पीछे भी मीटिंग में हुआ था कि भाई उस साइड में अब कंपनियां इस साइड में अपने भिवानी के आसपास, हिसार में एयरपोर्ट बनने के बाद में इस तरफ रुझान होगा। तो अब की बार तोशाम के अंदर हमारे सांसद जी ने पीछे भी बोला था कि अब की बार तोशाम के अंदर कोई कारखाना या कोई फैक्ट्री या कोई आय के स्रोत जरूर होंगे। तो उस पर ज़रूर काम हो रहा है। देखो 1 मिनट में तो ये काम होने वाला नहीं है, अब ये होंगे काम। तो इस विषय में तो मैं यही कह सकता हूँ। और रही मैडम की बात, तो मैडम की ये है कि मैडम आई है, स्वागत है। और वो तो उनके विषय तो वो ही बता सकते हैं, मैं उनके विषय क्या बताऊँ? आप उनसे जवाब लोगे तो वो ही अच्छा रहेगा, फिर तो ये बात है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।